वंदे भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। मैं हूं अंजू सिंह। विचार विमर्श में इन दिनों हम एक खास सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं देश के कोने कोने में चलाए जा रहे एफपीओ के बारे में। वो एफपीओ जिनसे युवा जुड़ रहा है और अपने भविष्य की नई राह को तलाश रहा है। आज के एफपीओ अंक में यानी एफपीओ जरा हटके में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे 4 ऐसे ही युवाओं से जो कि विभिन्न तरह के एफपीओ से जुड़े हुए हैं और उन एफपीओस को वो नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं जिन्हें देखकर हमें भी आशा दिखाई देती है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की राह में सरकार के जो कदम है वो वाकई में सही दिशा में जा रहे हैं और महिलाओं का भी एफपीओ से सशक्तिकरण हो रहा है। तो स्वागत है आज के हमारे इस खास अंक में जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे एफपीओ से नया बाजार किसानों को मिल रहा है, साथ ही शहर और गांव की जो दूरी थी वो एफपीओ की वजह से अब घटती नजर आ रही है। किसानों को अपने प्रोड्यूस का, अपने उत्पाद का सही दाम मिल रहा है और उपभोक्ताओं तक सही चीज़ें, शुद्ध चीज़ें पहुंच रही हैं। शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और आपकी मुलाकात करवाते हैं 4 ऐसे ही युवाओं से जिन्होंने एक अलग तरह के एफपीओ स्थापित किए हैं। मुलाकात करवाते हैं आपकी। हमारे साथ कृष्ण कुमार जी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और कृष्ण जी सीईओ है लोहाघाट हिल एफपीसी के, और उनकी खासियत ये है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ के जो उत्पाद हैं जो बिल्कुल शुद्ध होते हैं वो बाज़ार तक पहुँचाए जा रहे हैं, उनका मूल्य संवर्धन किया जा रहा है उनके एफपीओ के माध्यम से। तो उनसे अभी थोड़ा इसके बारे में और विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ रेवा ठाकुर है, डायरेक्टर है वो देवी पिंडी एफपीओ की, और उनका एफपीओ ख़ास तौर पर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनसे डील करता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को और बेहतर तरीके से पैकेजिंग की जाती, तैयार किया जाता है और महिलाओं की उनके साथ काफ़ी भागीदारी है। तो उनसे भी हम समझेंगे कि एफपीओ के माध्यम से कैसे महिलाओं को भी एक नया आसमान मिल रहा है। स्वागत है आपका भी रेवा जी कार्यक्रम में। और हमारे साथ वाजिद आयुब जी हैं जो कि शोपिया कश्मीर से हैं। वाजिद जी के जो एफपीओ का नाम भी बहुत अलग तरह का है, फ्रू ऐप इनके एफपीओ का नाम है, और इनका एफपीओ चाहे वो ऑर्गेनिक सेब हो, केसर है, ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें हम अब सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी मानते हैं, और कई अन्य जो उत्पाद हैं कृषि संबंधी जो कश्मीर में ख़ास तौर पर पाए जाते हैं उनसे उनका एफपीओ डील करता है। तो किस तरह की मदद एफपीओ के माध्यम से वहाँ के किसानों को हो रही है ये भी हम आयुब जी से समझेंगे। और हमारे साथ निखिल ताड़ोड़कर जी भी हैं जो कि सीईओ है अमृत तीर्थ एफपीओ के, और जो इनका एफपीओ है ख़ास तौर पर जो दालें हैं और अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं, और सेब जो हम जानते हैं कि काफ़ी पसंद किए जाते हैं महाराष्ट्र के, उनका एक्सपोर्ट भी इनके एफपीओ के माध्यम से किया जा रहा है। तो निखिल ताड़ोड़कर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो चारों हमने युवाओं से आपकी मुलाकात करवाई जिसमें रेवा ठाकुर जी हैं, एक महिला हैं, और उनसे हम समझेंगे कि उनके क्षेत्र में जो कदम उठाया गया है एफपीओ के माध्यम से किस तरह का लाभ हो रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत करें और हम चारों ही अपने मेहमानों की कहानियाँ, उनकी ज़ुबानी सुने, उनकी कामयाबी की कहानी, उनके संघर्ष की कहानी, और किस तरह से अगर आप मन में कोई इच्छा जो होती है उसको अपनी मेहनत और लगन से उन सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर हर तरफ से आपको मदद मिलनी शुरू हो जाती है, और सरकार भी लगातार ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं हमारी आज की रिपोर्ट।
मौजूद है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में, जहां 3 दिवसीय एफपीओ मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में अलग अलग राज्यों से एफपीओ शामिल हुए हैं, जहां आप श्री अन्न से लेकर कृषि जैविक उत्पाद भी ले सकते हैं। आइए जानेंगे बारी बारी से हर स्टॉल में क्या क्या है और वो कहां से आए हैं। आपका नाम, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम विक्रम सिंधु, गांव खांडाखेड़ी, जिला हिसार, हरियाणा से आए हैं जी। हम पिछले 12 सालों से किसानों के साथ काम कर रहे हैं। भाई किसान अपने खेत में यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड ना डालें, इसी रास्ते पर चलते चलते हमने ये अपना 82 ब्लॉक का एफपीओ बनाया है। एनसीडीसी इसमें हमारी मदद कर रहा है। हमारे जो किसान साथी हैं जो बगैर यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड के अपने उत्पाद पैदा करते हैं, उनकी हम प्रोसेसिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं और उसकी मार्केटिंग भी हम अपने युवा किसान साथियों के साथ मिलकर स्वयं करते हैं जी। इसी के तहत आज ये जो मेला है इसमें हम आए हुए हैं अपने उत्पादों को प्रदर्शनी के लिए। हमारा नाम सतीश चंद पांडे, हम अल्मोड़ा जागेश्वर से हिमकुबेर एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से आए हुए हैं। यहाँ राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम में हमने स्टॉल लगाया है, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट लाए हुए हैं। जो प्रोडक्ट निम्न प्रकार से हैं, जैसे बुरा जूस, आंवला जूस, माल्टा जूस, नींबू चूक और मडवे का आटा और हेम्प सीड और टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, तो और पिरूल होता है हमारे उधर। पिरूल के प्रोडक्ट महिलाओं द्वारा बना के तैयार करके हमने वो भी रखे हैं और अन्य उत्पाद हमारे स्टॉल में मिल रहे हैं। मैं श्री अमरामेश्वर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का सीईओ हूँ। हम तेलंगाना से आया है। तो यहाँ किसान की और एफपीओ का सब नेशनल वाइज मेला है बोल के हम यहाँ अपना स्टॉल भी यहाँ रखेंगे बोल के हम आए हैं। तो अपना पास तो टर्मरिक पाउडर और तूर दाल हमारा यहाँ भी आप देख सकते हो। हमारा तेलंगाना में जीआई टैग तांडूर बोल के हम तूर दाल में जीआई टैग भी है है और बंगाल ग्राम और ग्रीन ग्राम और टर्मरिक पाउडर एंड ब्लैक राइस आल्सो वी हैव। सो हमारा उत्पादन पूरे यहाँ बेचने के लिए थोड़ा मार्केटिंग भी हमको होने के लिए हम यहाँ ये आवश्यक होता है, तो इसलिए हम यहाँ स्टॉल किया जाए। आपका नाम, कहाँ से आए हैं आप? प्रभात कुमार महापात्र का शुभ नाम है। मैं उड़ीसा से आया हूँ, ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट से। आपके एफपीओ में क्या क्या है? हमारा एफपीओ में ये काजू है और मैंगो है और सारा वेजिटेबल्स अभी चल रहा है और रासायनिक के बीज भी और फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं। आपका नाम, कहाँ से आए हैं आप? नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रिया कौल है। मैं कश्मीर से आई हुई हूँ। ज़ारबल फीड प्रोड्यूसर कंपनी से हमारा कश्मीर में एफपीओ चल रहा है, जिसमें हमारे साथ 350 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इस टाइम पे हमने, आप देखेंगे, हमने यहाँ पे एप्पल मुरब्बा लेके आए हुए हैं, एप्पल जैम के साथ हमने काम किया हुआ है और हनी लेके आए हैं। और देखेंगे आपने जो कश्मीर का फेमस आलमंड्स, वॉलनट्स, एप्रिकॉट्स, ये सब कुछ हमने अपने प्रोडक्ट पे रखा हुआ है। जी मैम, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एनसीडीसी का पूरे कश्मीर की तरफ से, जिन्होंने हमें यहाँ पे अपना एफपीओ को बुलावा दिया और हमारे को यहाँ पे अपने स्टॉल रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, मेरा नाम गंधम शंकर है। मैं अल्लूरी सीतारामराजू जिला जो फ्रीडम फाइटर है आंध्र प्रदेश अल्लूरी सीतारामराजू डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा पाडेरू फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है ये, विथ सपोर्ट ऑफ एसएफएससी से इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी एकलव्य फाउंडेशन 2023 में इसको हमारे को सपोर्ट किया है। तो हम वहाँ के वो पूरा ट्राइबल एपीओ है, वहाँ के लोग पूरे ट्राइबल है। वो ट्राइबल उगाने का मेन कॉफ़ी और पेपर, राजमा और मिलेट्स वहाँ उगाते हैं। तो हम वो प्रोडक्ट्स लेके आए हैं और ऐसा गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि किसानों को फ़ायदा मिल सके। तो धन्यवाद, गवर्नमेंट ऐसी स्कीम और करे तो अच्छा रहेगा। मेरा नाम हिमांशु है, मैं उत्तर प्रदेश फतेहपुर से आया हूँ। मेरी कंपनी का नाम है एफपीओ का किसान उत्पादन संगठन एवं औद्योगिक विपणन सहकारी समिति, जो कि इसका ऑर्गेनाइजेशन एनसीडीसी कर रही है और प्रमोटेड बाय एसएफएससी।
और कि ये इसमें जो है किसानों के लिए अच्छी इनकम का स्रोत बताना, मतलब अच्छे से उनको जानकारी देना और किसानों की आय को दुगना करने का जो अपनी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनको लागू कराना हो। मेरा नाम है आतिश महादेव आतराम। हमारे एफपीओ का नाम है अंधारी व्याघ्र शेतकरी उत्पादन कंपनी, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर। हमारे एफपीओ के 2 साल हो गए, अभी फ़िलहाल चालू है। अभी हमारे पास प्रोडक्ट्स है वाइट राइस, ब्लैक राइस और रेड राइस। हमारे महाराष्ट्र में चलने वाली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स कंपनी में रेड राइस, रेड और ब्लैक, वाइट से ज़्यादा चलती है। वैरायटी है जय श्री 101, जय श्री राम, और ब्लैक का है YG है, और रेड का है MG। ऐसी 3 वैरायटी हम लाए हैं। आपका नाम, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम नितेश कुमार है और मैं हिमाचल का मंडी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और हमारे एफपीओ का नाम है दी धर्मपुर किसान उत्पादक सहकारी सभा समिति। और हम NCDC का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमें इतना बड़ा मौका दिया यहाँ दिल्ली में आने का और हमारा स्टॉल, हमारे प्रोडक्ट के बारे में आगे प्रचार करने का। आपका नाम, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम कोइजम सेटब्रा है और हम लोग मणिपुर से आए हैं। आपके एफपीओ में क्या क्या है? मेरे एफपीओ में ब्लैक राइस है, जैसे काला चावल और राइस से बना हुआ प्रोडक्ट्स है, और किंग चिली का प्रोडक्ट्स है। मेरा नाम सुरेश पवार है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और मेरी कंपनी का नाम अन्नपूर्णा नेचुरल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। और हम 2-3 प्रोडक्ट लेके आए हैं। एक है हल्दी पाउडर, और दूसरा है बनाना चिप्स, और तीसरा है ऑर्गेनिक गुल। मेरा नाम रोहित यादव है, मैं गोड्डा झारखंड से आया हूँ। मेरा एफपीओ का नाम गोड्डा महिला कृषि बागवानी है। ये हमारे एफपीओ में अभी तक शेयर धारक 1777 जुड़ चुके हैं। और फिलहाल NCDC का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस तरह से मौका हमको यहाँ आने का दिया है। आगे भी ऐसा मौका हमको मिलता रहे। मैं आस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित से हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। और हमारे पास में रॉ हनी है, प्रोडक्ट पे मोरिंगा पाउडर है, मशरूम पाउडर है, और चारकोल बेस्ड सॉप है, और वैक्स भी है हमारे पास में। ये सारे उत्पाद हमारे हैंडमेडेड है। और हम अभी सहकारी सोसाइटी के माध्यम से हम लोग 2 सालों से इस चीज़ में वर्क कर रहे हैं। जी, मेरा नाम मनोज कुमार आल्हा है और मैं दंतेश्वरी कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कुमरदा, छुरिया, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जी, हमारी एफपीओ में अभी 370 से लगभग 400 किसान हमारे एफपीओ के अंतर्गत अभी काम कर रहे हैं। और हम लोग जैविक कृषि के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और उत्पाद में हमारे पास मिलेट्स में कोदो है, और दाल वैरायटी में मसूर दाल, मूंग दाल है, और सुगंधित चावल का भी प्रोडक्शन हमारे किसान लोग कर रहे हैं। तो भी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने बताया कि एफपीओ को लेकर किस तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और बहुत ही कम समय में एफपीओ का लाभ भी कृषि के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और उसका उदाहरण हमारे स्टूडियो में है। आप देख सकते हैं कि 4 हमारे साथ मेहमान हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए। कोई उत्तराखंड से है, कोई कश्मीर से है, कोई जम्मू से है, कोई महाराष्ट्र से है। तो देश के हर राज्य को एफपीओ से जोड़ा जा रहा है, या फिर कहें कि किसानों को एफपीओ से जोड़ा जा रहा है ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। तो वो लाभ किस तरह के हैं ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कृष्ण कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आप उत्तराखंड से हैं और पहाड़ों की तो बहुत समस्याएं रहती हैं, पानी की अपनी समस्या है। कहते हैं पहाड़ में ना पानी रुकता है ना जवानी रुकती है, और वजह यही है कि वहाँ पर रोज़गार या फिर आय के साधन जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपका एफपीओ जिसके आप सीईओ हैं, उसे किस तरह के लाभ हो रहे हैं और मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? नमस्कार सभी को, मैं कृष्ण कुमार लोहाघाट हिल फार्मर प्रोड्यूसर का सीईओ हूँ। जैसा कि आपने बताया मैम, पहाड़ों में पानी और जवानी टिकती नहीं है, वो माइग्रेट नीचे चली जाती है, बर्बाद हो जाती है। भारत सरकार के जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत हमारा एफपीओ का गठन 2022 में हुआ था। हमारे CVVO डिवाइन इंटरनेशनल फाउंडेशन ने हमारी इसमें मदद की है। और अभी हम लोग उत्तराखंड के जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, लाइक गहत है, वो माल्टा है, और ऑर्गेनिक जिंजर है, टर्मरिक है, हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं। इसमें वैल्यू एडिशन करके हम लोग इसको मार्केट में ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल करते हैं मैम। और
ज़्यादातर हमारे एफपीओ में जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर हैं, महिलाएं हैं, वो जुड़ी हुई हैं और हम लोग उनको उनकी जो इनकम है उसको डबल करने में, कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने में हम लोग उनकी सहायता करते हैं मैम। और हमारे जो SFAC है, हमारे जो CBBO हैं, उनके तरफ से हमें भरपूर सहयोग मिलता है कि हम अपने प्रोडक्ट को इंडिया ही नहीं बाहर में भी बेच सकें। हम लोग इसके लिए पीडा में लाइसेंस के लिए अप्लाई भी किया है मैम। और हम लोगों को बिज़नेस करने के लिए नाबार्ड के थ्रू वर्किंग कैपिटल लोन भी मिला है और हम लोग इसका भरसक प्रयास करते हैं कि ये जो पैसा आती है हम लोग उसको बिज़नेस करने में उसको सदुपयोग कर सकें। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि जो एक चुनौती रहती है पहाड़ी क्षेत्रों की, वो चुनौती अभी भी है, लेकिन चुनौतियों के सामने झुकना नहीं है, उनका समाधान निकालना है। और FPO की देखिए कि जो संरचना होती है वो बहुत ही ख़ास है और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो नियम है थोड़े वो नरम भी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है, जो मार्जिनल किसान है, जिन्हें हम छोटे और मझोले किसान कहते हैं, सीमांत किसान कहते हैं, उनके लिए उन चीज़ों तक पहुंच बने जो कि जिसके बारे में पहले कल्पना नहीं कर सकते थे। और इस बारे में कृष्ण जी खुद भी बता रहे हैं। आगे हम समझेंगे कि कौन कौन से उत्पाद हैं, क्योंकि देखिए पहाड़ों के जो चीज़ें होती हैं वो बहुत शुद्ध होती हैं, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी होती है। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इससे उपभोक्ताओं को किस तरह का लाभ हो रहा है। अब मैं रेवा ठाकुर जी आपके पास आना चाहूँगी। आप जैसा कि बता रहे हैं देवी पिंडी आपका एक FPO है जिसकी आप डायरेक्टर हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में हमारी महिलाएं हैं। आप सबसे पहले अपने FPO के बारे में बताएं, कैसे इसका गठन हुआ, कैसे इसमें आपको डायरेक्टर जैसी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो दी गई, ये पूरी जर्नी कैसी रही आपकी? नमस्कार, मेरा नाम रेवा है। मैं JNK जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हूँ, गाँव टिकरी। तो हमारे FPO जो है ये 2023 से स्टार्ट हुआ है, कम से कम अभी 6 मंथ इसको स्टार्टअप हैं। तो इसमें हमें एक अच्छी पहचान इस कारण मिली है कि हम जो हमारे प्रोडक्ट थे तो हम पहले भी मेहनत करते थे, बट हमारी पहचान जो थी घर तक ही सीमित थी। तो हम एक घर में जो हाउसवाइफ का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते थे, पर कुछ ऐसा हुआ कि जो हमारे FPO हैं, हमारा जो FSSI वो जो आते हैं मैम वगैरह, वो तो उनका एक संगठन आया, तो उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें संभाली कि जो हम घर तक जो हम प्रोडक्ट जो घर में बनाते हैं उसको क्यों ना मार्केट तक किया जाए। तो इन प्रोडक्ट को हमने जैसे घर के हमारा देसी गाय के शुद्ध देसी गोबर से हम दिए बनाते हैं। अच्छा। जैसे हम पुदीना हमारा आ गया, पहाड़ी पुदीना, इसका पाउडर, इसकी कैंडीज़ बनाते हैं, आंवला कैंडीज़ बनाते हैं। ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिनको पहचान नहीं मिली थी, बट आज हम इन FPO की वजह से आज इन प्रोडक्ट को पहचान मिली है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और एक अच्छी ख़ास बात यह है कि इसमें महिलाओं को एक रोज़गार मिल रहा है। आज के टाइम में कम से कम 100 महिलाएं जो है एक प्रोसेस कर रही हैं, मींस कि छोटे छोटे प्रोडक्ट जो हैं उनको बना रही हैं और इन FPO की वजह से हम मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि आज जो मोदी जी का सपना था कि महिलाओं को एक सपोर्ट मिले और आज दिख रहा है वो सपना पूरा होते हुए। तो हम तो धन्यवाद करते हैं कि हमें एक पहचान मिली है मैम। बिल्कुल। और देखिए, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि देश विकास करे, सशक्तिकरण की राह पर हम तेज़ी से आगे बढ़े, आत्मनिर्भर हो, विश्व पटल पर हमारी पहचान और मजबूत हो, तो ऐसे में जब तक महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी देश के विकास में, महिलाएं जब तक घरों से बाहर नहीं निकलेंगी, वो भी काम नहीं करेंगी, तब तक हम इस सपने को हम साकार नहीं कर सकते। और इस बारे में हमारे प्रधानमंत्री भी समय समय पर इस बात का जिक्र करते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि जितनी भी अभी हम देख रहे हैं स्कीमें बन रही है, योजनाएँ बन रही है, उसमें महिलाओं के लिए विशेष तौर पर प्रावधान है, महिलाओं को उसमें सेंटर में रखा जाता है। रेवा जी, जैसा कि आपने बताया कि गोबर के दिए बनाए जाते हैं, अभी तक हमें मिट्टी के दिए सुने अलग अलग चीज़ों के, लेकिन गोबर के दिए पहली बार सुने। तो इसमें खासियत क्या, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि क्यों गोबर के दिए बनाए जा रहे हैं।
मैम इसकी खासियत और इसकी वजह ये है कि हमारे जो महिलाएं हैं उनको कोई अच्छी पहचान मिलती नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में जो महिलाएं हैं वो अभी तक समझ लीजिए कि घर तक ही सीमित है। मतलब उनको हमारे गांव में ये रीत थी कि महिलाएं बाहर काम ना करें। और महिलाओं दिए को जो आप बता रहे हैं, गोबर के हाँ, दिए जो होते हैं, तो जो आप बता रहे हैं ऑर्गेनिक हाँ, गोबर, वो खासियत क्या उन दियों की? तो ये है कि अक्सर महिलाएं ये सोचती हैं कि हमें गाय जो है नहीं पालनी है, गोबर से हमें एक समझ लो स्मेल आती है और हम गाय को ज़्यादा ये नहीं करते हैं, जानवरों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हमने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये एक आइडिया लिया कि क्यों ना हम गोबर जो हमारा जिसको ऐसे कूड़ा कठेरा समझा जाता है, उससे हम क्यों ना एक ऐसी चीज़ को बनाएं जिससे एक इनकम भी हमें मिले और इन चीज़ों को, इन जानवरों की जो है थोड़ी वैल्यू भी बने। तो इससे हमने एक आइडिया किया कि शुद्ध गाय के देसी गोबर से हम दिए बनाने स्टार्ट किए और दीपावली पे हमारी इनकम 50,000 एबो मतलब दियों से बनने लगी। और ये है कि इसको फिलहाल हवन दिया भी बना रहे हैं हम, और हमारी लेडीज़ों को घर बैठे ही इनकम प्राप्त हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए, कोई भी चीज़ आप बर्बाद ना समझे। कृषि में कितना भी जिसे हम कहते हैं कि वेस्ट है, उसे आप किसी न किसी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पर्यावरण के अनुकूल भी होता है। और अच्छी बात यह है कि देखिए, गोबर से भी यहाँ पर कमाई की जा रही है, गोबर के दिए बनाए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक गोबर जो गायों का होता है, और ख़ासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में तो ऑर्गेनिक ही है सब कुछ। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है, जहाँ कमाई हो रही है वहीं उपभोक्ताओं को भी सस्ते दाम पर अच्छी चीज़ें भी प्राप्त हो रही हैं। अब मैं वाजिद साहब आपके पास आना चाहूँगी। मैं चाहूँगी आप अपने एफपीओ के बारे में बताएं। और आप तो शोपिया से हैं, कश्मीर से हैं, वहाँ का केसर, वहाँ का सेब, वहाँ की चेरी, सब कुछ, और वहाँ के ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद किए जाते हैं, अव्वल नंबर की सब चीज़ें होती हैं। तो आपका एफपीओ क्या करता है, किस तरीके से इसकी स्थापना हुई, थोड़ा इसके बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम वाजिद अयूब है और मैं डिस्ट्रिक्ट शोपिया कश्मीर से आया हूँ। हमारी एफपीओ अप्रैल 2023 में रजिस्टर हो गई है। अभी तक 6 महीने हो गए हैं हमारी एफपीओ का रजिस्टर होते हुए। तो हमारी एफपीओ का जो मेन डील है जो सेब के साथ है, और बाकी जो भी ड्राई फ्रूट्स है जैसे बादाम है, अखरोट है, तो वो हम उनके साथ डील करते हैं। हम जो अभी तक बहुत सारी मुश्किलात हमें स्टार्टिंग में आए, लेकिन अभी हमारा पूरा सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है जी। गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट है, और एसएफएसी हमारी प्रमोटिंग एजेंसी है, उनकी तरफ से भी हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है जी। अभी तक हमने इसके साथ 300 फार्मर भी जोड़ लिए हैं। बाकी जो भी वाजिद, ये बताइए कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि कई फार्मर्स जो किसान आपके साथ जुड़ गए, तो आप भी क्या किसानी करते हैं? आप भी जैसे सेब की बात की, आपने अखरोट और बादाम के बारे में बताया, तो फार्मिंग से भी जुड़े हुए हैं आप? हाँ बिल्कुल, हम तो बेसिकली खुद ही फार्मर है। अब हम खाली फार्मर नहीं रहे, हम अब ट्रेडर भी बन गए। अच्छा। वो सिर्फ इसी एफपीओ की बदौलत हम फार्मर भी है और अब ट्रेडर भी बन गए। जो भी हमारा ये हमारा प्रोड्यूस खुद का है, उसका हम मूल भाव जो भी है हम अब खुद करते हैं। क्योंकि जो इसमें हम पहले क्या करते थे, हमारा जो जैसे हम बादाम, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम यहाँ पे अपना बादाम इस एग्जीबिशन में खुद लेके आ रहे हैं, या कहीं भी हम जा रहे हैं, खुद उसका जो रेट है हम खुद डिसाइड करते हैं। अच्छा। जो बीच में जो भी इसमें इंटरमीडिएट थे, वो हमें बोलते थे कि आपका जो रेट, फॉर एग्जांपल 1 केजी का 400, 500, 600 जो भी वो बोलते थे, हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ता था। लेकिन अब हम क्या करते हैं, खुद ही रेट जो इसका जो भी हमें इसका जो रेट जेन्युइन रेट है वो हम खुद ले रहे हैं। डायरेक्ट हम कंज्यूमर बायर जो भी है उनके पास खुद जा रहे हैं, खुद ही इसका जो है मार्केटिंग कर रहे हैं। पहले 400-500 में लेकर 1000 में बेचते थे। हाँ बिल्कुल, 400, 500, 600 तक हमारा ही बिकता था। लेकिन अब हम वही 1 केजी हम 1000-1200 का बेचते हैं। वो सब इसी एफपीओ के बदौलत हमें ये इसका जो वैल्यू बढ़ गया है। अगर ये एफपीओ नहीं होता तो हम मजबूर थे कि हम 400-500 में ये बेचना पड़ता था। लेकिन अभी हम उसी 1 केजी का हमें एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रहा है, तो हमारी जो इनकम है वो बढ़ गई है। बिल्कुल। तो यानी ये होता था पहले कि जो बिचौलिए होते थे, वो बीज का जो मुनाफा है वो सब उनके जेब में जाता था। अब क्योंकि एफपीओ है तो आपका मार्केट लिंकेज भी बन रहा है, नए नए बाजारों तक आपकी पहुंच बन रही है। और देखिए, मकसद भी यही है कि किसानों
तक पूरा लाभ पहुँचे, उसके जो उपज है उसका सही दाम उसको ही मिले, और ऐसा होते हुए दिखाई भी दे रहा है, सीधे हमें आयुब जी बता रहे हैं। आइए बात करते हैं निखिल जी से। निखिल जी महाराष्ट्र के अकोला से हैं और उनकी एफपीओ का नाम है अमृत तीर्थ। तो पहले तो निखिल जी आप अपने एफपीओ के बारे में बताएं, और इसका नाम तो बहुत ही प्यारा नाम रखा है अमृत तीर्थ, इस नाम के पीछे वजह भी क्या है ये भी बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल नीलकंठरावजी तळोकार। मैं महाराष्ट्र के अकोला ज़िला, तालुका अकोट, गांव अकोलखेड़, यहाँ हमने अमृत तीर्थ, जो कि हमारा एरिया जो है वो पानी से संपन्न फुलफिल है। पानी का सोर्स हमारे इधर सबसे ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है पानी की, इसलिए हमने ये सोचकर हमने ये अमृत तीर्थ ये नाम रखा है हमारे एफपीओ का। तो हमारे एफपीओ की स्थापना 25 मई 2021 में की गई है, रजिस्टर हुई हमारी एफपीओ। और हमारे एफपीओ का मेन फोकस प्रोडक्ट जो है ऑरेंज, जो कि हमारा तालुका जो है अकोट ऑरेंज बेल्ट नाम से जाना जाता है। जी जी। यही सोचकर हमने ऑरेंज एक्सपोर्ट का ये एफपीओ के माध्यम से हमने ट्रेड चालू किया है। तो जो किसान को ऑरेंज एक्सपोर्ट करने में जो दिक्कतें आती है वो हमने उस पर फोकस किया कि कौन कौन सी दिक्कत अड़चनों का सामना, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है किसान को। इस पर अभ्यास करने, इस पर स्टडी करने के बाद हमने वो। आप भी किसान हैं? आप हाँ किसान जी, हैं इसके? हाँ, खुद भी किसान। तो आपके भी जो बता रहे हैं आप, ऑरेंजेस संतरे के बाग आपके भी हैं? अच्छा जी, तो आपको खुद के भी। जी, आप जैसे इसमें सीईओ है एफपीओ के, तो इसके अलावा मतलब आपने भी कुछ फर्क देखा अपने साथ साथ आपके हाँ जी। पहले किसान को अपना मल्ला जो रहता संतरे का, वो व्यापारी की मर्जी के अनुसार बेचना पड़ता था। अब एफपीओ की स्थापना और वो हमारा ध्येय जो है डायरेक्टली फार्मर टू कस्टमर, इस उद्देश्य से अब ये किसानों को ये फ़ायदा हो रहा कि किसान अपना माल खुद पूरे भारतवर्ष में कौन से भी मार्केट में जहाँ बेचना है वहाँ अपनी इच्छा से कौन से भी भारत के कौन से भी इलाके में कभी भी कहीं भी बेच सकता है। और इनकम में आमदनी बढ़ रही किसान की, और इसका फ़ायदा जो है खुद के साथ साथ गांव के हमारे एफपीओ से जो किसान जुड़े हुए हैं उन्होंने खुद देखा है, और ये देख के और किसान भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। जी, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि और किसान भी जुड़ रहे हैं। निखिल, यहाँ पर ये बताएं मुझे कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि देश के कोने कोने तक आपके जो क्षेत्र के संतरे हैं, आपका पूरा क्षेत्र, महाराष्ट्र के तो संतरे वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है, काफ़ी पसंद किए जाते हैं। आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो क्या ये पहले भी होता था या फिर एफपीओ से जुड़ने के बाद या एफपीओ आने के बाद ये एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ आपके लोगों के संतरे? एफपीओ के स्थापन होने के बाद ही यह अपॉर्चुनिटी जो है, ये संधि जो है, ये किसानों को उपलब्ध हुई। क्योंकि पहले तो किसानों को ये जानकारी नहीं थी कि ये मतलब हमारा प्रोडक्शन कौन से देश के कौन से स्टेट में कहाँ कैसा प्रोडक्ट चलता है, ये मतलब जो क्वालिटी जो है, कौन सी क्वालिटी कहाँ चलेगी इसके बारे में अननोन थे किसान, पूरे अननोन थे, उनको जानकारी नहीं थी। तो जब एफपीओ स्थापन हुआ, पहले हमने उसका स्टडी किया, बाद में किसानों को एक मीटिंग जानकारी दी गई कि जानकारी के तहत उनको मालूम हुआ कि नहीं, अपन खुद आत्मनिर्भर होके अपना माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी, तो देखिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि किसानों के मन में वो आत्मविश्वास आ रहा है, वो इच्छाएं भी नई आ रही है कि क्यों हम अपने आसपास के बिचौलियों को ही क्यों बेचें अपनी चीज़ें, हम विदेशों तक क्यों ना पहुँचे। और निखिल जी बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र के जो पहले संतरे थे वो सिर्फ आसपास ही बेचे जाते थे, देश के दूसरे राज्यों में पहुंच जाए वो भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब तो उन्होंने इतना लंबा सफ़र तय कर लिया है और ये सब कुछ संभव हो पाया है एफपीओ की वजह से ही। और जो उनके संतरे हैं, अमृत तीर्थ जो उनकी एफपीओ है, उसके माध्यम से विदेशों तक पहुंच रहे हैं। तो वाकई में कह सकते हैं कि हमारे देश का जो स्वाद है
वो विदेशों को भी काफ़ी पसंद आ रहा है। हर तरफ उनके संतरे अब धूम मचा रहे हैं। आगे बात करेंगे और हम अपने मेहमानों से कि उन्हें किस तरह का बाज़ार मिला FPO आने के बाद। तो मैं यहाँ पर कृष्ण जी आपके पास आना चाहूँगी। जैसे कि देखिए पहाड़ों के जो उत्पाद हैं वो हम सभी जानते हैं कि बहुत शुद्ध होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत रेयर होते हैं और वहाँ तक पहुँच बन पानी कस्टमर के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण होता है कि उसे शुद्ध चीज़ें मिल पाए। और जो किसानों के लिए भी एक समस्या होती है कि वो कैसे वो वहाँ पर इतने सुदूर इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, या जहाँ उस तरह की सुविधाएं नहीं है, वो कैसे दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़े कोलकाता शहरों तक अपनी चीज़ों को पहुँचाए। ये क्या समस्या दूर हुई है FPO आने के बाद, और किस तरह की उत्पाद हैं जो अब आप बाज़ार तक पहुँचा पा रहे हैं? क्या ये सुगम हुआ है पहले से? जी बिल्कुल मैम, किसानों को मैं वही समझाता हूँ, हमारे FPO से जो भी किसान जुड़े हुए हैं, कि जो चीज़ मार्केटेबल हो हम लोग उसी के खेती पे ज़्यादा जोर देते हैं। और अभी भारत सरकार और SFAC के सहयोग से जो ऐप है, ऑनलाइन ऐप है माई स्टोर, हम लोग अपना प्रोडक्ट उस पर भी ऑनबोर्ड किए हैं। और मुझे खुशी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर साउथ इंडिया से लेके जम्मू कश्मीर से हमारे उत्पाद का ऑर्डर आ रहा है। जैसे कि हमारा फॉरेस्ट हनी है और हमारा जो ऑर्गेनिक जिंजर है और गहत दाल है, इसकी डिमांड बहुत जो हर एक देश के हर एक कोने से आती है मैम। और बिल्कुल ये सुगम हुई है FPO के फॉर्मेशन से कि किसान तो उपज पैदा कर लेता है। किसान को ये समस्या हो जाती है कि ज़्यादा अगर पैदा हो गया तो भी समस्या, कम पैदा हो गया तो भी समस्या है, क्योंकि उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाती है। जब से FPO का गठन हुआ है, मार्केट ओपन हो गया है, हम लोग अपना जो वैल्यू है अपने प्रोडक्ट का वो जाने हैं। जो भी हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, CBBO है मेरी, डिवाइन इंटरनेशनल, उनके सहयोग से हमें नई नई स्कीमिंग के बारे में जानकारी मिलती है। किसानों को मैंने पॉली हाउस भी दिलवाया है और हमारा प्रोडक्ट अभी मैम B2B और B2C दोनों पे चल रहा है। मार्केट की कोई समस्या नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FPO में। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पर बताया फॉरेस्ट हनी के बारे में, और एक आपने दाल का भी यहाँ पर नाम लिया, तो ये क्या है? मतलब फॉरेस्ट हनी के, हनी तो हनी होता है, हम तो यही जानते हैं, तो हाउ इट इज़ डिफरेंट, मतलब अलग कैसे है जो हम आमतौर पर हनी या शहद की बात करते हैं? और जिस दाल के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा मैं चाहूँगी कि दर्शकों को बताएं ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसी कैसी चीज़ें हैं, कौन से खजाने छिपे हुए हैं हमारे देश में। फॉरेस्ट हनी में बिल्कुल पहाड़ों की शुद्ध हनी होती है, ये मल्टी फ्लोरा होती है। जो मैदानी क्षेत्र में जो किसान होते हैं वो बॉक्स को स्पेशल वो ले जाते हैं फसल के अनुसार। जैसे अभी मस्टर्ड का सीजन है तो वो लोग अपना बॉक्स वहीं लगाते हैं। बट जंगलों में क्या है मैम, हम लोग रिच हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, सो मधुमक्खियाँ अपने आप आ जाती है। वो जो भी है मल्टी फ्लोरा, मल्टी तो वहाँ बॉक्स नहीं लगाते आप? जो बॉक्स नहीं लगाते हैं वो बिल्कुल नेचुरली होता है। हम लोग जस्ट जंगल से कलेक्ट करते हैं। इसकी पैदावार कम होती है, 1 किलो 2 किलो मैं 100 किसानों से 150 किसानों से कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको बाजार में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हम लोग भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अच्छा, और जो एक दाल के बारे में बता रहे थे आप वो, और साथ ही ये बताइए कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, अगर उन्हें आपसे ये चीज़ें खरीदनी हो तो कैसे खरीदो, साथ साथ ये भी बताते जाए। और दाल के बारे में बताए थे, कौन सी दाल है वो? पहाड़ों में जो पहाड़ के लोग हैं इसके बारे में जानते हैं, गहत बोलते हैं, कुल्थी दाल बोलते हैं। ये काफ़ी गर्म होती है शायद। गर्म होती है, और जिनको ये स्टोन की समस्या है वो इसका पानी पीते हैं, वो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। सांस की समस्या में भी कहते हैं शायद ना? जी बिल्कुल मैम। और जो हमारा उत्पाद है लोहाघाट हिल फार्मर प्रोड्यूसर, वो भारत सरकार का जो महत्वाकांक्षी जो अभी ऐप है माई स्टोर ONDC, हम लोग उस पर रजिस्टर्ड हैं। आप जो भी मुझे देख और सुन रहे हैं, आप हमारा प्रोडक्ट वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हम लोग इसको बहुत ही सुगमता से उसको डिलीवर करते हैं। जी, तो देखा आपने कि किस तरह की नायाब चीज़ें हैं जो किसान पैदा कर रहे हैं और आप तक FPO की मदद से पहुंचाई जा रही हैं। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि आखिर उनकी राह में किस तरह की चुनौतियां आई जिन्हें दूर करते हुए वो यहाँ तक अपना सफ़र लेकर आ सके हैं। जानेंगे उसके बारे में भी। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे विचार विमर्श FPO जरा हटके। आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं एफपीओ जरा हटके की, और हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं 4 ऐसे युवाओं से जो कि अलग अलग एफपीओ से जुड़े हुए हैं। कोई किसी एफपीओ का डायरेक्टर है, कोई उसका सीईओ है, और कैसे उन्होंने इन एफपीओ के माध्यम से एक नया बाजार तलाशा है, अपने लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं, और साथ ही आपके लिए, हमारे लिए ऐसे ऐसे दुर्लभ चीज़ें हम तक पहुंचा रहे हैं जिनके बारे में पहले हम कल्पना भी नहीं कर पाते थे, और ये सब कुछ संभव हो पाया है एफपीओ की वजह से ही। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं, और अब अयूब जी मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए अभी हमने ब्रेक से पहले काफ़ी अच्छी बातें जानी कि कैसे आप बिचौलियों से अपनी जो चीज़ें हैं वो नहीं उन तक पहुंचाते हैं, मतलब वो जो बीच का मार्जिन होता था वो अब आपकी जेब में जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से एफपीओ का गठन होने से जहां कई तरह की आसानियां हुई हैं, कई तरह के रास्ते खुले हैं, वही कुछ चुनौतियाँ भी रही होंगी। वो चुनौतियाँ क्या थी जिन्हें शुरुआत में आपने दूर किया और सफलता हासिल की? जी बिल्कुल, शुरू में तो हमें बहुत सारी इसमें मुश्किलातें आई, लोगों को कन्विंस करना, क्योंकि एक नई स्कीम थी, लोग इसके बारे में अवेयर नहीं थे। लेकिन हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू बहुत सारी मीटिंग्स करवाई, डेली घर गए, उनको एफपीओज़ के बारे में बताया। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल है जिसमें पीएम साहब एफपीओज़ के बारे में बोलते हैं। उनको ये दिखा के धीरे धीरे लोगों को कन्विंस किया हमने कि एफपीओज़ जो है इसमें बहुत सारी स्कीम्स है आपके लिए। जैसे इसमें पेड़ा के थ्रू 80% सब्सिडी मिलती है, चाहे आप ग्रेडिंग लाइन लगा लो एप्लस की, या कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट, वो सिर्फ उसमें जो ये स्कीम्स मिलती है वो एफपीओ को ही मिलेगी। ऐसे करके हमने पहले धीरे धीरे करके जो लोग हैं उनको मोटिवेट करके, कहीं कन्विंस करके, क्योंकि लोग बहुत सारे यहाँ पे उनको डॉक्यूमेंट्स पहले देने पड़ते हैं, तो उनको लगा था थोड़ा सा इसमें मुश्किलात है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को भी समझ आ गए, जैसे वो अवेयर होते गए और बहुत सारी एफपीओज़ बनते गए तो लोग इसकी तरफ आते गए। और अभी ये टाइम भी आ गया है कि हम लोग अभी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वहीं से लोग जुड़ना चाहते हैं कि हमें भी एफपीओ में आप अपने जोड़ लो। वो इस एफपीओ का फ़ायदा देख के, जैसे लोग पूरे हिंदुस्तान में, जैसे हम किसान हैं, हम पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया हम जाते हैं, एग्जीबिशंस में जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, वहाँ से हमें कॉल आते हैं, हम माई स्टोर पे भी हम रजिस्टर है। तो इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हमको सपोर्ट करती है, और गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल पूरा सपोर्ट है। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट ना होता तो ये एफपीओज़ ना बनी होती तो हमें आज यहाँ पे भी नहीं होते, और ना हमारे प्रोडक्ट्स को ये वैल्यू मिल जाता। शुरुआत में तो प्रॉब्लम्स आती रहती है, लेकिन अभी हम बिल्कुल अपने पैरों पे खड़े हैं। एफपीओ स्टैंड हो गई, लोग जुड़ रहे हैं, और आगे हम और भी लोगों को इसके साथ जोड़ रहे हैं और लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए चुनौतियाँ ज़रूर थी, लेकिन चुनौतियों के सामने झुकना नहीं है, और ये तो किसान का स्वभाव ही होता है कि वो झुकता नहीं है और अपनी राह पर आगे बढ़ता जाता है। और जैसे कि अयूब जी ने बताया कि शुरुआत में समस्याएं ज़रूर थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब उसका फ़ायदा हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके एफपीओ से जुड़ रहे हैं, ज़्यादा किसान आगे आ रहे हैं, और एक एफपीओ तभी सही मायने में सफल हो पाता है जितनी ज़्यादा संख्या में उसमें किसान जुड़ेंगे उतना उसे लाभ होगा। अब रेवा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि आप ऐसे एफपीओ की डायरेक्टर हैं जो कि ख़ास तौर पर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, और महिलाएं आपके एफपीओ से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। महिलाओं के लिए तो वैसे भी चीज़ें बहुत आसान नहीं रहती हैं। आपके लिए किस तरह की चुनौतियां थी महिलाओं को ये कन्विंस करना कि हाँ भाई एफपीसी है, कुछ एफपीओ है जिनसे आप जुड़ें, अपनी चीज़ें बनाएं, आपको आमदनी होगी, उन्हें ये विश्वास दिला पाना कितना मुश्किल था या कितना आसान था? मैम, मैं जैसे आपसे मैंने पहले भी बोला कि औरतों के लिए तो खासकर ये बहुत स्ट्रगल करने की बात है कि हमें बहुत कड़ी मुशक्क़त के बाद ये एक प्लेटफॉर्म मिल पाता है। तो बड़ा मुश्किल था वो दौर, जिस टाइम हम ऑफिस घूमते थे अपने प्रोडक्ट्स लेके, जैसे बना के कोई भी प्रोडक्ट मैं स्कूलों में जाया करती थी, हॉस्पिटल में जाया करती थी, और बड़े बड़े डिपार्टमेंट में जाया करती थी कि हमारे प्रोडक्ट ले लीजिए। तो ये देखकर, मेरी मेहनत देखकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सपोर्ट करा। उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म देने की ठान ली कि हम इन महिलाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें। वे करते करते फिर हम डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग से जुड़े, जिस कारण हमारे टूर
वगैरह लगते थे। तो जैसे जेके पीटीओ की तरफ से हम दिल्ली, मुंबई, अमृतसर और वहाँ पे जाते थे। ये जान के बड़ी खुशी होती है वहाँ पर कि हमारे जम्मू कश्मीर को बड़ा प्यार मिलता है बाहर से, और वो इन प्रोडक्ट्स के पीछे मतलब इतना लाइक करते हैं कि हम अगर डायरेक्ट उन जगहों पे इन चीज़ों को सेल करें तो हमारी इनकम 4 गुना ज़्यादा देने को वो तैयार हैं। तो जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट्स थे यूनिक थे और ये बिल्कुल घरेलू हैं, इनमें कोई केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है, और आज तक ऐसी पहचान मिल भी नहीं पाई थी। तो हमारे डिपार्टमेंट ने बड़ी मेहनत की, बड़ा हमारा साथ दिया, तो फिर उसके बाद हम आखिर में एफपीओ के साथ जुड़ ही गए। और जो हमारी लेडीज़ हैं बड़ी खुश हैं कि आज अगर हमारी महिला चूल्हा चौके का काम भी करती है तो जो वुड एश निकलती है जिसको हम राख बोलते हैं, तो मार्केट में अब वो भी हम सेल कर रहे हैं। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा होता है? जैसे आप बता रहे हैं कि जो राख होती है चूल्हे की वो कैसे फ़ायदेमंद है, उससे क्या होता है? यस मैम, जैसे आपने ये मतलब आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये बता सकती हूँ कि जैसे आजकल हम सोप का यूज़ करते हैं बर्तन साफ़ करने में, तो हमने एफपीओ से पहले छोटे छोटे मतलब एक्सपेरिमेंट किए घर में ही कि हम उस राख से क्या क्या कर सकते हैं। तो उस राख से हम जैसे नींबू और राख मिला के, नींबू सुखा के, पहले तो बर्तन ऐसे साफ़ किए जाते थे पुराने ज़माने में। यस मैम, तो जैसे नींबू को सुखा के उसका पाउडर बना के राख में मिक्स कर के तो हम उसके छोटे छोटे पाउच बनाते हैं और उसको छान के मतलब उससे बर्तन साफ़ करते हैं, जिससे हम केमिकल फ्री होते हैं। और जो भी हम खाना खाते हैं जिस भी बर्तन में खाते हैं तो वो बिल्कुल मतलब पहले जैसा साफ़ हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। जिस चीज़ को हम घरेलू समझते थे, औरत को कभी पहचान मिल ही नहीं पाई थी, तो उसको हमेशा बोला जाता था कि चूल्हे चौके के बाहर नहीं निकलना है। तो आज वही औरत चूल्हे चौके के साथ साथ एक बिजनेस वुमेन भी बन गई है। तो मुझे बड़ी खुशी की बात मतलब महसूस हो रहा है कि हमारे पीएम जो मोदी जी हैं तो उन्होंने बहुत ही सपोर्ट करा है औरतों के लिए कि आज वो आत्मनिर्भर बनी है। आप देख सकते हैं कि मैं भी कुछ साल पहले घरेलू मतलब हाउसवाइफ थी, आज मैं एक बिजनेसमैन अपने आप को फील कर रही हूँ और हूँ मैं। और इसमें अच्छी बात है कि मुझे मंथली इनकम के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, मैं वीक की इनकम लेती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको तो हर हफ्ते आपकी सैलरी आती है। और जैसे कि आपने पहले भी बताया कि गोबर के दिए बना रही हैं और राख से किस तरीके से बर्तन धोने का पाउडर तैयार किया जा रहा है, तो कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं जा रही है। महिलाएं अपने घर में ही जो चीज़ें जिन्हें हम पशुपालन में अगर घर में 2-4 पशु हैं और गोबर जिसे उपले बना करके इस्तेमाल कर लिया जाता था या फिर ज़्यादा उस तरीके से चीज़ें नहीं बनती थी, उसमें भी कमाई के ज़रिए ढूंढ लिए गए हैं। तो वाकई में ये बहुत ही अच्छी बात है और सराहनीय बात है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई रेवा जी। अब मैं यहाँ निखिल जी आपके पास आना चाहूँगी। निखिल जी, आप बताएं कि आपके लिए किस तरह की चुनौतियाँ रहीं? फार्म से लेकर मार्केट तक हर जगह सबसे ज़्यादा तो नेचुरल क्राइसिस, नैसर्गिक आपत्तियों का ही सामना हमें करना पड़ा। फार्म ऑरेंज की जो फील्ड है, सबसे ज़्यादा असर तेज़ हवा, बारिश, धूप, इन सभी समस्याओं का सामना किसानों के साथ साथ हमें भी कुछ करना पड़ा। वही समस्याओं का सामना करने के लिए हमारी एफपीओ की ओर से हर महीने में और जब किसानों की समस्या हमारे पास आती है तब हम एक्सपर्ट के ज़रिए किसानों की समस्याओं का समाधान करते हैं और गाइडेंस मीटिंग भी अरेंज करवाते हैं। महीने में 2 महीने में 3 महीने में ऐसे गाइडेंस मीटिंग भी अरेंज करवाते हैं हम। और ऑरेंज एक्सपोर्ट के समय ज़्यादातर बारिश, फ्लड, इन समस्याओं का ही सामना हमें करना पड़ता है। एक एफपीओ में जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहाँ एक बड़ी चुनौती ये भी रहती है कि उसे लंबे समय तक सस्टेन करना, क्योंकि किसी भी चीज़ का फ़ायदा दिखाई देने में थोड़ा समय लगता है। उसके लिए आपको संयम चाहिए, सब्र चाहिए और आपको उस फल के इंतज़ार के लिए थोड़ा श्रम भी करना पड़ेगा, परिश्रम भी करना पड़ेगा। निखिल जी, किसानों को जोड़े रखना लंबे समय तक
वो बने रहें शुरुआत से लेकर उस समय तक जब आपको वाकई में फ़ायदा दिखाई दे? क्या ये भी एक चुनौती रहती है? एफपीओ के ओर से मीटिंग्स अरेंज करना, स्कीम वेरियस स्कीम लिंकेज के द्वारा उनको हम एफपीओ और किसानों का एक सुसंवाद सुसंगत बनाए रखना, ये भी इसका भी प्रयोग हम करते हैं। और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और ऑर्गेनिक डेमोन्स्ट्रेशन, इनके ज़रिए किसानों को हमारे साथ जुड़े रहते हैं। किसान हमेशा हमारे साथ हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं और किसानों को खेती की नई नई तकनीकियाँ और टाइप्स समझ में आने के लिए हम हर 6 महीने में एफपीओ की ओर से किसानों का बाहर विजिट निकालते हैं। अच्छा, एक फील्ड विजिट भी होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए फील्ड विजिट भी रहता है, यानी प्रैक्टिकली भी किसान सब कुछ देखते हैं कि क्या कैसे किया जा सकता है, कैसे उससे उन्हें भी लाभ हो सकता है। कृष्ण जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। अब आप बताएं कि क्योंकि आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं, वहाँ पर एफपीओ में उतनी संख्या में किसानों को जोड़ पाना, क्योंकि संख्या भी वहाँ पर बसावट उतनी बड़ी नहीं होती है, तो क्या ये भी एक समस्या रहती है कि वो 100 लोग 50 लोग भी जोड़ पाना एक चुनौती हो जाए? जी बिल्कुल मैम, पहाड़ों में डेंसिटी ये कम होती है। एक घर यहाँ है तो एक घर मतलब कि 500 मीटर दूर पे है, वो हिली एरिया है। तो शुरुआती दौर में किसानों को कन्विंस करना, एफपीओ से जोड़ना बहुत ही कठिन कार्य था। लेकिन इसमें हमारी मदद हमारे सीबीबीओ जो होते हैं, डिवाइन इंटरनेशनल हैंड होल्डिंग करते हैं वो हम उनके जो एक्सपर्ट हैं वो उनकी विजिट होती है, वो हमारे साथ कैंप लगाते हैं पंचायतों में, किसानों को कन्विंस करते हैं कि आप लोग इनसे जुड़िए। फिर जैसे जैसे वो एफपीओ का जर्नी हमारा आगे बढ़ा, किसान हमसे ऑटोमेटिक जुड़ते गए। हम लोग अभी उनके उत्पाद भी खरीदते हैं और उनको सीड भी प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो एफपीओ है वो इनपुट बिजनेस में भी है जैसे उनको जिंजर टर्मरिक का सीड प्रोवाइड करवाते हैं, नई नई स्कीमें बताते हैं, जैसे कि पोली हाउस। मैंने बहुत सारे हमारे जो किसान जुड़े हुए हैं उनको सब्सिडी पे पोली हाउस दिलवाया है। और भी हम लोग उसको ट्रेनिंग दिलवाते हैं, जैसे कि हमारे साथी ने कहा, हम लोग उनको एक्सपोजर विजिट के नाम पे जो भी प्रोसेसिंग यूनिट है, जो भी और भी कोई संस्थाएं जो अच्छी कर रही है, हम लोग उनको ले जाते हैं ताकि वो देखें सीखें और हम लोग मिलजुल कर अपना एफपीओ को सफल बनाएं। देखिए अभी हमने जाना कि किस तरह की चुनौतियां थी, लेकिन चुनौतियों को दूर कर आगे बढ़ना ही कामयाबी की पहली शर्त होती है। और इस शर्त पर ये हमारे चारों जो युवा आप जो मेहमान देख रहे हैं स्टूडियो में, उस पर कामयाब रहे। और यही वजह है कि यहाँ तक का सफ़र वो पूरा कर पाए कि आज एक नेशनल चैनल के स्टूडियो में है और अपनी कामयाबी की दास्तां हमारे साथ साझा कर रहे हैं। मैं रेवा जी आपके पास आना चाहूँगी। आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आपको लगता है कि पहले से उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है? उनके जीवन में किस तरह के बदलाव आए हैं? मैम जैसे कि पहले से तो पहले में और आज में आप डिफरेंट देख ही सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो आने वाले टाइम में मेरी महिलाएं भी यहाँ पे होंगी, क्योंकि महिलाओं में तब चेंजिंग तब आती है जब हमारे डिपार्टमेंट पूरी मुशद्दत के साथ, मीन्स कि पूरा ये डिपार्टमेंट जुड़ जाते हैं। जब हम कुछ काम करना चाहते हैं तो पूरी एक कहावत है कि पूरी कायनात जुड़ जाती है उस काम में। जब तक हम मेहनत करते हैं, मेहनत जो है एक ऐसी मतलब चीज़ है कि हमारा मेहनत का फल कभी ज़ाया नहीं होता है। तो आज हमारी जो औरतें हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं और पहले में और अब में उनको भी चेंजिंग लग रही है और उनको हर एक वीक में जैसे वो अपना प्रोडक्शन तैयार करती है, जो सामान है हमारा वो तैयार करती हैं, वैसे ही उनको हैंड बाई हैंड कैश मिल जाता है। तो वो इतनी खुश हैं कि उनको ना बाहर जॉब करने की मतलब महसूस हो रहा है कि हमें बाहर जॉब करनी चाहिए, वो घर में ही अपने काम के साथ इनकम भी पा रही हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने घर अपने गांव में रह कर के ही कमाई कर सकते हैं, अपना जो रोज़मर्रा का काम है वो भी कर रही हैं और साथ ही साथ इस तरह के एफपीओ से जुड़कर भी अपने लिए आय के अतिरिक्त साधन भी बना रही हैं। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये भी समझेंगे कि सरकार की योजनाओं का और विशेषज्ञों का किस तरीके से हमारे इन युवाओं को साथ मिला, और इसके अलावा अन्य किसानों को, युवाओं को, या फिर वो युवा जो पढ़ लिख कर अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने गांव में ही कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए इनकी तरफ से क्या सलाह है। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें एफपीओ जरा हटके।
मैं प्राकृतिक खेती के बारे में प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई उसके बारे में कहना चाहूँगी। हमारे गांव में जो प्राकृतिक खेती हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, जिससे हमें उपजाऊ में काफ़ी फायदा हो रहा है और मैं प्रधानमंत्री जी के लिए इस योजना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श एफपीओ जरा हटके। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आयुब जी आपके पास आना चाहूँगी। अब हम जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से किस किस तरह का सपोर्ट होता है, क्योंकि देखिए जब एफपीओ की गठन की बात करते हैं तो लगता है कि कोई कॉरपोरेट कंपनी है, किसानों को ये समझा पाना कि आप इसमें भागीदार होंगे, आपका शेयर होगा, इसमें अकाउंट मैनेज किए जाएंगे, इसका सीईओ होगा, इसका दफ्तर होगा, तो मुझे लगता है ये क्या है, मतलब ये किस तरह का, मतलब हमारा क्या काम है किसानों का इसमें। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को समझाना और सरकार का सपोर्ट, जो खर्चे हैं रोज़मर्रा के, उन्हें मेंटेन करना, किस तरह का सपोर्ट रहा? जी बिल्कुल, जैसे ये आपने पूछे, बिल्कुल लोग ऐसे ही बोल रहे थे हमको। ये हमारा जैसे इसमें मैनेजमेंट कॉस्ट आता है, जैसे पहले कंपनी जब बनती है तो उसके लिए जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है 40,000 के आसपास इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगता है, लेकिन कंपनी जो लोग हैं, फार्मर है, उनको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। सारा कुछ जो इसमें खर्चा आता है वो सब गवर्नमेंट सपोर्ट की तरफ से आता है। हमें बिल्कुल भी जो हमारा CBBO होता है वही इसको अरेंज करते हैं, जो भी CA होता है वो जो भी चार्जेस वगैरह वो सब गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलते हैं। इसके बाद 3 साल तक कंपनी के जो भी फंड्स है, जो भी इसमें पैसे लगते हैं, चाहे CEO की सैलरी हो, अकाउंटेंट की सैलरी है, चाहे हम ऑफिस का रेंट हो, चाहे जो भी मीटिंग कॉस्ट वगैरह, ट्रैवल जो भी है, 3 साल तक हमें सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है मैनेजमेंट कॉस्ट के रूप में। और इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसमें है, जैसे इसमें एक इक्विटी ग्रांट मिलता है, इक्विटी मिलता है, जैसे इनको फार्मर्स को शेयर मनी देना होता है, तो जैसे मिनिमम 500 से लेके आप एक फार्मर से 2000 तक ले सकते हो। तो इसके जैसे 750 फार्मर अगर हम एक FPO में रजिस्टर कर लेंगे तो उनसे 2-2 हज़ार करके एक 15 लाख का अमाउंट बनता है, तो 15 लाख हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो इस अमाउंट को फिर हम किसी भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी ग्रेडिंग लाइन जैसे कोई कुछ भी प्रोसेसिंग यूनिट का काम कर सकते हैं। एक 30 लाख का अमाउंट बन जाता है, लेकिन इसमें भी हमें बिल्कुल गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है। तो इसके अलावा हमें और सारी फैसिलिटीज़, जैसे इसमें एक है AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक लोन मिलता है। उसमें ज़्यादा कुछ हमें वो ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से वो भी एक इजी स्टेप्स में वो हम कर ले सकते हैं। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की तरफ से एक कस्टम हायरिंग सेंटर एक मिलता है FPOs को, वो भी मेनली FPOs को ही मिलता है, ऐसे कोई इंडिविजुअली जाएगा उसको नहीं मिलेगा। हॉर्टिकल्चर की तरफ से उसमें 80% की सब्सिडी मिलती है, जैसे आप ट्रैक्टर लाओगे, आप स्प्रेयर वगैरह जो भी एग्रीकल्चर में जो भी आपको मशीनरी का यूज़ होता है वो आप ला सकते हैं। और प्लस वो आप एक FPO में जो FPO का शॉप होता है वहाँ पे रख के जो इसमें छोटे छोटे जो फार्मर हैं, मार्जिनल फार्मर्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं 30 लाख 10 लाख की 8 लाख की मशीन, वो रेंट मतलब एक रेंट पे ले सकते हैं। हाँ, कस्टम हायरिंग सेंटर वो भी FPO की वजह से काफी आसान हो गया है। हाँ बिल्कुल। निखिल जी आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप बताएं कि क्योंकि आप तो CEO हैं अपने FPO के, और CEO की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जो सरकार है उसकी तरफ से भी हैंड होल्डिंग की आवश्यकता रहती है। तो किस तरह का सपोर्ट मिल पाता है? अलग अलग योजनाओं से FPO को भारत सरकार का और महाराष्ट्र शासन का सपोर्ट बना हुआ है। CEO स्विच ऑन फाउंडेशन जो CBBO, हमारे टोटली डायरेक्टर BOD जो है उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करवाना और फार्मर के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करवाना, ये सब इस तरह का आधार हमें CBBO से मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि कई तरह की मदद मिलती रहती है। कृष्ण जी मैं आपके पास आना चाहूँगी, अब आप बताएं कि किस तरह से सपोर्ट लगातार सरकार की तरफ से आपको मिल पा रहा है, FPO को सस्टेन करना, खर्चे निकालना, किसानों तक उनका प्रॉफिट भी पहुंचे, वो एक पारदर्शिता भी रहने, अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहे FPO में, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैम जैसा कि FPO का फॉर्मेशन से लेके प्रमोशन तक सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट एजेंसी, अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसी की है। हम लोग का जो CBBO है डिवाइन इंटरनेशनल
उन्होंने इसमें हमारी बहुत मदद की है। और इसमें जो पारदर्शिता की बात है, हम लोग हर एक एफपीओ में स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, सेल्स परचेज रजिस्टर मेंटेन करते हैं, और मंथ में एक बार हम लोग के यहाँ मीटिंग होती है जिसमें बीओडीज़ और किसान भाई लोग आते हैं। हम लोग उसमें अपने बिज़नेस के बारे में, हम लोग को आगे का क्या प्लान है, हम लोग साथ बैठ के इकट्ठा उनके साथ बात विचार विमर्श करते हैं। और सपोर्ट तो भारत सरकार का है ही मैम, अलग अलग एजेंसी है जैसे एपीडा है, एमएसएमई, वहाँ के जो उत्तराखंड के जो लोकल हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके तरफ से भरपूर सहयोग है। जितने भी स्कीम्स हैं हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये 3 साल 5 साल के अंदर में हम अपने किसान भाइयों को दें, उनकी आय सुनिश्चित करें। हमारे साथ जितने भी युवा लोग हैं और भी बाहर से आके जुड़ रहे हैं जो कि पहले माइग्रेट करते थे दिल्ली मुंबई, उन्हें मैं चाहूँगी सलाह भी दे साथ ही साथ जो नए लोग कुछ नया करना चाहते हैं। एक्चुअली मैम जो आने वाला समय है वो एग्रीकल्चर का है, उसमें भी जो इंडियन एग्रीकल्चर का है वही है, और एग्रीकल्चर का पैटर्न बदल चुका है। अब उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया है, लाइक एआई आ गया है, ड्रोन आ गया है, तो इसमें पढ़े लिखे लोगों की अच्छी खासी भूमिका रहेगी। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं एफपीओ का मेन यही काम है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उसमें वैल्यू एडिशन करें, उसमें इनोवेशन करें, अच्छी पैकेजिंग करें, ब्रांडिंग करें, ताकि हम अपने एफपीओ का प्रोडक्ट सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत और अलग अलग एजेंसियों की सहायता से एपीडा के माध्यम से हम उसको एक्सपोर्ट करने पर भी बात विचार विमर्श कर रहा हूँ। मैं यूँ सलाह देना चाहता हूँ कि कृषि अगर सही ढंग से की जाए तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मैं इसको बिजनेस ही बोल रहा हूँ। बिल्कुल हाँ, और जैसे कि मैं उत्तराखंड में अभी हम लोग हमारे डिवाइन के माध्यम से लो चिलिंग जो एप्पल होता है हम लोग उसकी खेती करवा रहे हैं किसानों से, और भी जो पोली हाउसेस में जो फल और सब्जियां होती है हम लोग किसानों को उसकी भी प्रोडक्शन में पैदावार में हम लोग उसकी मदद करते हैं। जी रेवा जी, आप क्या बताना चाहेंगी जो महिलाएं हैं उनके लिए किस तरीके से एफपीओ की राह उनके लिए काफ़ी बेहतर हो सकती है, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी? जो नए बच्चे यहाँ हैं जो पढ़कर निकल रही हैं, कैसे वो आगे बढ़े? मैम सलाह तो अब हम दे ही सकते हैं क्योंकि हम तो इस अभी कम से कम हमें 3-4 साल हो गए इस एफपीओ मतलब एफपीओ को छोड़ के। जैसे हम एक ग्रुप बनाते हैं तो सलाह के काबिल तो उतना हमें समझती हैं आप, बट इसमें मैं एक अच्छा लोगों तक एक सलाह पहुंचाना चाहती हूँ कि हर कोई जॉब के पीछे जो भागते हैं, प्लीज़ आप अपने बच्चों को एक बिजनेसमैन बनाइए, किसी की अंडर काम करना कभी मत सिखाइए। अगर हम कृषि करते हैं मीन्स खेतों में काम करते हैं तो हम अपने खेतों के खुद बिजनेसमैन हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम हर एक मतलब एक काम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि मुझे किसी के अंडर काम करना बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक हूँ। तो अपने बच्चों को ये मत सिखाइए कि पढ़ लिख के आप जॉब करिए, आप ये सिखाइए कि पढ़ लिख के आप एग्रीकल्चर का जितना भी रोजगार हाँ तो आप एक रोजगार, और हर एक बिजनेस बंद हो सकता है। जैसे आप लॉकडाउन में देख सकते थे कि हर एक काम बंद हो सकता है, पर ये जो एग्रीकल्चर का काम है वो कभी बंद नहीं हो सकता है। जी। जो एग्रीकल्चर का काम करेंगे या मीन्स फील्ड में काम करेंगे भूखे कभी नहीं रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और देखिए इसीलिए हम किसान को अन्नदाता कहते हैं क्योंकि किसी को भूखा नहीं रहने देता। अगर वो अन्न नहीं पैदा करेगा तो ना तो जवान लड़ सकता है, ना ही आप शहरों में इस तरीके से बैठकर स्टूडियो में बात कर सकते हैं। तो अन्नदाता की भूमिका तो हमेशा ही बहुत ख़ास है। और ये चीज़ जैसा कि अभी रेवा जी ने बताया कि लॉकडाउन ऐसा समय था जहां हर धंधा हर काम ठप हो गया था, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर ने उस वक्त भी बहुत अच्छे परिणाम दिए, बहुत अच्छा विकास किया एग्रीकल्चर सेक्टर ने, और उस समय भी हमारे थाली तक भोजन पहुंचता रहा। और ये सब कुछ हो सका हमारे किसानों की वजह से जो कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप स्टूडियो में आए और एफपीओ ज़रा हट की पूरी कहानी आपने बताई। रेवा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृष्ण जी आपका भी, और आयुब जी हमारे साथ हैं, निखिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी अपनी एफपीओ की पूरी कहानी हमारे साथ साझा की। और इसी के साथ ही आज के विचार विमर्श में फ़िलहाल इतना ही। लेकिन अगर आपके कोई सुझाव है, कोई राय है, किसी विषय पर आप चाहते हैं कि हम विचार विमर्श करें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, vicharvimarsh08@gmail.com। आपके ईमेल्स का इंतज़ार रहता है, आपके सुझाव,
आपका फीडबैक हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करता है। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम एफपीओ ज़रा हट के, जिसमें हमने 4 युवाओं की कहानी आप तक पहुंचाई, उनकी एफपीओ की कामयाबी की कहानी पहुंचाई, कैसे एफपीओ से उन्हें नया बाजार मिल रहा है, आत्मविश्वास मिल रहा है, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि डोंट बी अ जॉब सीकर, यानी नौकरी मांगने वाले ना बने, बल्कि स्वरोजगार को अपनाएं और अपने लिए एक नया आसमान खोजें। फिलहाल यहाँ लेंगे इजाज़त। विचार विमर्श के नए अंक में नए विषय के साथ फिर करेंगे विचार विमर्श। तब तक बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।